हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, एसी सर्किट में जहां रेजिस्टेंस भी लगा है, इंडक्टर भी लगा है और कैपेसिटर भी लगा है, तीनों के तीनों सीरीज में लगे हैं। हमें इसके लिए आज काम करना है। देखिए, हम इन तीनों को एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी ईएमएफ है, एसी सोर्स की ईएमएफ है हमारी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले आप यही बात देखते हैं बेटा कि हमें कंपेयर क्या करना है कि हमने इतनी ईएमएफ भेजी है इस सर्किट में पूरे में, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके कारण हमें रिजल्टेंट करंट क्या मिलेगा। वो करंट इसके साथ फेज में होगा कि आउट ऑफ फेज होगा, कैसा उसका बिहेवियर रहने वाला है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी हियर। तो सबसे पहले मैं यही बात लिखूंगा कि एज ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स दैट इज गिवन बाय ई नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो बच्चा कि रेजिस्टेंस की जब बात करी जाती है तो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और रेजिस्टेंस सेम फेज में होते हैं। ठीक है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, और कैपेसिटर के बीच में भी 90 का होता है, लेकिन यहाँ इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड्स करंट बाय एन एंगल पाई बाय 2, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय एन एंगल पाई बाय 2, बाय एन एंगल पाई बाय 2। अब आपको पता है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी थ्रू आर, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज थ्रू आर दैट इज इक्वल टू आई नोट इंटू आर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी आई नोट इंटू आर, और मैक्सिमम वोल्टेज थ्रू इंडक्टर एल, वो आपके पास क्या होगा आई नोट इंटू एक्सएल, और मैक्सिमम वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर सी दैट इज आई नोट इंटू एक्ससी। ध्यान रहे कि आपका जो एक्सएल होगा वो एल ओमेगा के बराबर होगा, ओमेगा इंटू एल, और एक्ससी जो होगा वो होगा 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी के बराबर। अब मान लीजिए कि वोल्टेज इंडक्टर वाली ज्यादा है, मान लीजिए इफ VL is greater than VC, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या देगा, रिजल्टेंट कौन देगा, रिजल्टेंट हमें देगा VL माइनस VC। VL माइनस VC हमें कौन क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा। अब VL माइनस VC की डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन हमारी रहेगी इनकी VL माइनस VC की अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी। ये डायरेक्शन रहने वाली है किसकी, VL माइनस VC की। अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहां देना चाहूं तो किस तरह की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेरी आएगी, देखिए मान लीजिए ये हमने एक एक्सिस ले ली और ये हमने ले लीजिए नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हमने ले ली आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो बच्चा हमने क्या कहा, हमने ये बात कही कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं। ठीक है, और हमने ये एंगल जो था, ठीक है, इस एंगल को हमने मान लिया फाई के बराबर। यहाँ वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे, तो एक मिनट आप ये कंसीडर मत कीजिए इनिशियली, ये तो रिजल्टेंट देगा आपको। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए शुरुआत में बात करता हूं मैं, देखिए यहां मान लीजिए इस एक्सिस के अलोंग है करंट, इस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहीं पे वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर आर होगी, मतलब करंट की और वोल्टेज थ्रू आर की डायरेक्शन सेम रहने वाली है, आई और वी आर की डायरेक्शन सेम रहने वाली है। ठीक है जी। अब करंट से 90 डिग्री आगे कौन है, वोल्टेज थ्रू इंडक्टर VL, करंट से 90 डिग्री आगे, और करंट से 90 डिग्री पीछे कौन है, वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर VC, वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर
ठीक है, जिसको हमने बोला बीसी, है ना। अब देखो हमने मान लिया कि VL इज ग्रेटर देन BC, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट लगभग आपका इसी एक्सिस पे आएगा, ये आपका आ गया VL माइनस VC, और हमने कंसिडर किया कि VL इज ग्रेटर देन BC। अब एक VL यहाँ, VL माइनस VC यहाँ पे है और VR यहाँ पे है, तो VL माइनस VC और VR दोनों का रिजल्टेंट क्या बनना चाहिए, चलो देखते हैं। ठीक है, VL माइनस VC और VR दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास इनके बीच में आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ आता है, ठीक है, और वो एंगल बनाता है फाई, दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि ये आप मान लीजिए रिजल्टेंट वोल्टेज है आपके पास V, और यहाँ ये जो एंगल है ये एंगल है आपका फाई के। तो अब आप देखिए भी बच्चा कि आपका जो V होगा उस V की वैल्यू क्या रहने वाली है, सीधी सीधी सी बात है, V की वैल्यू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, और इसका क्या स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। अब देखो बच्चा, इस VL माइनस VC को सॉल्व करते हैं, VR को सॉल्व करते हैं और V की जगह लिखते हैं। देखो V इज इक्वल टू IR होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए, तो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट को Z मान रहा हूँ, Z मैंने क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट, LCR सर्किट, इस रेजिस्टेंस ऑफर्ड को बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस बोलते हैं बेटा। तो VL माइनस VC, VL का क्या मतलब है, IXL माइनस VC का मतलब है IXC, इसका होल स्क्वायर करना है भाई, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस VR मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, ठीक है जी, इसका अंडर रूट, सही है बिल्कुल। अब यहां से I को बना रहा है, तो Z हमारा किसके बराबर आया, Z हमारा आ गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस क्या R स्क्वायर, और इसका क्या लेना हमें, अंडर रूट लेना है बेटा। तो ये आ गया बेटा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट। ठीक है, सीधी सी बात है, ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट। ठीक है, ये हमने लिखा किसके लिए, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट के लिए। अब देखो यहां से tan फाई की वैल्यू निकालो, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, और tan फाई की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। तो अगर आप वहां से टेंजेंट फाई की वैल्यू निकालेंगे, तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा यहाँ पे, VL माइनस VC, बेस का काम कौन करेगा, VR। तो अब आपको पता है कि VL क्या है, IXL, और VC क्या है, IXC, और VR क्या है, I इंटू R। तो यानी कि टेंजेंट फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, XL माइनस XC डिवाइड बाय R, दिस इज इक्वल टू tan फाई। अब आप एक बात देखो कि जब आपका XL और XC बराबर हो, यहाँ पे कुछ केसेस में बना रहा हूं, इफ XL इज इक्वल टू XC, अगर XL XC के इक्वल आ जाए तो tan फाई क्या हो जाएगा, जीरो, और tan फाई की वैल्यू जीरो कहाँ आती है, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री हो, सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, फाई जीरो होने का मतलब ये लाइन इसी एक्सिस पे लाई करेगी, इसी एक्सिस पे लाई करेगी, इसका मतलब है रेजिस्टेंस की बात हो रही है केवल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, इन सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, सही बात है। तो एसी सर्किट कैसा होगा, एसी सर्किट इज, ठीक है, नॉन इंडक्टिव, नॉन इंडक्टिव, एसी सर्किट इज नॉन इंडक्टिव, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो भाई, आपका एक्सेल ग्रेटर भी हो सकता है, एक्सेल लेस भी हो सकता है, सही बात है कि नहीं है। हाँ देखिए फिर दूसरा केस बनाइए यहाँ पे कि इफ एक्सेल जो है वो ग्रेटर हो जाए इससे, XC से,
तो tan phi की वैल्यू क्या आएगी, ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कुछ भी आ जाए पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आने का क्या मतलब है, यहाँ पे वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज कितना, फाई, ठीक है, यानी कि वोल्टेज क्या करेगी, यहाँ पे लीड करेगी, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज फाइव, बाय फेज फाइव, ठीक है ना, फाइव से क्या करेगी बेटा, लीड करेगी। अब तीसरा देखो भाई, इफ इसमें प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट होगा, ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और XL अगर लेस हुआ XC से तो tan phi की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव, tan phi की वैल्यू नेगेटिव, मतलब आपका जो phi रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यानी कि वोल्टेज लैग्स, यानी कि ये होगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट रहेगा ये आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इंडक्टेंस ट्रायंगल की बात होती है, मैं आपको इंडक्टेंस ट्रायंगल की बात बता दूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब तक हमने बात करी है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, इन द सीरीज, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ इंडक्टर लगा है, यहाँ कैपेसिटर लगा है, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम वोल्टेज थ्रू आर होती है आई नोट इंटू आर के बराबर, एल के थ्रू होती है आई नोट इंटू एक्सएल, सी के थ्रू होती है आई नोट इंटू एक्ससी, एक्सएल जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, एक्ससी जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। हमने रिजल्टेंट निकाला है इस कंडीशन को मान कि अगर VL VC से बड़ा हो तो रिजल्टेंट कौन देगा, VL माइनस VC, और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो अपवर्ड रहेगी, उसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है वो अपवर्ड रहने वाली, ठीक है। तो इसको मैंने बेस मान के काम किया है बच्चा पार्टी, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखिए मेरा नेक्स्ट जो आर्टिकल है, जिस आर्टिकल के साथ मुझे डील करना है वो आर्टिकल है इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हालांकि आपको डायग्राम में दिख रही है, VL माइनस VC को मुझे ऊपर रखना है, ठीक है। देखिए कैसे मुझे काम करना है इसके साथ, इम्पीडेंस ट्रायंगल, देखिए कैसे मुझे इस चीज की एक्सप्लेनेशन देनी है, देखिए देखिए मैंने अभी अभी आपके सामने VL माइनस VC को यहाँ पे रखा था, उसी का सहारा ले रहा हूं मैं, उसी कॉन्सेप्ट का, ठीक है। जहां मैंने लिखा था VL माइनस VC, तो यहाँ इसका मतलब है XL माइनस XC, ये आपकी ट्रायंगल बना रहा हूं, A B C परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है ये, और ये है आपका फाई एंगल, और बेस इसका बनाता था कौन, रेजिस्टेंस R, और ये जो AC है वो इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस बोलते हैं इसे हम, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस offered by LCR circuit, resistance offered by LCR circuit। तो यानी कि यहां से Z की अगर वैल्यू मैं देखूं तो फिर मेरे पास XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, और इसका क्या बनेगा, अंडर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। और tan phi अभी अभी हमने निकाला ही था, tan phi की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो XL माइनस XC डिवाइड बाई R के इक्वल रहेगा। आप एक बात याद रखिए, 1 अपॉन रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम बात करते हैं ना, रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सस्केप्टेंस, ठीक है। और इम्पीडेंस
यानी कि 1 एडमिटेंस, दिस इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ठीक है, अब आप देखो बच्चा पार्टी कि हमने क्या लिखा था, एक्सेल लिखा था। एक्सेल इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर जिसकी वैल्यू होती है एल ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ, और एक्स सी होता है आपका 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू फिर से 2 पाई इंटू एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी इंटू सी। तो आप देख रहे हैं कि एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और एक्स सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। सही बात है, आर की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती भाई फ्रीक्वेंसी पे। अब देखो, अगर मैं सारे के सारे रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी एक साथ रखूं और उनमें ग्राफिकल स्टडी करना चाहूं उनके साथ, तो किस तरह का ग्राफ मेरे पास आएगा। चलो जी बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारी है वाई एक्सिस जिसपे मैं सभी रेजिस्टेंसेस को रखने वाला हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस जिसपे मैं फ्रीक्वेंसी की बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे सभी रेजिस्टेंसेस हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है मेरे पास, आर भी है, एक्सएल भी है, एक्ससी भी है और जेड भी है, और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी एफ, और ये है मेरा ओरिजिन, ये है मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये है मेरी वर्टिकल एक्सिस। अगर मैं बात करूं कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्सएल के, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल, ये मुझे शो करना है सबसे पहले। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है जो मैंने ड्रॉ करा आपके सामने। तो एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सएल। तो मैंने उसकी प्रेजेंटेशन दे दी यहाँ पे। एक होता है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चलो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की दे देते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से रहने वाली है। यानी कि यहाँ पे एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस कभी डिपेंड करता ही नहीं है, रेजिस्टेंस कभी डिपेंड करता ही नहीं है फ्रीक्वेंसी पे, नहीं डिपेंड करता। तो जितनी उसकी वैल्यू है वो मेंटेन ही रहेगी। मान लीजिए इतनी वैल्यू है वो मेंटेन ही रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डिपेंड ही नहीं करता ना। तो ये आर के लिए आप देखो जी, इन तीनों की वैल्यू आर के इक्वल कब होती है, जेड इज इक्वल टू आर कब होता है, जब एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर होती है। और एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर है, तब जेड इज इक्वल टू आर। अब आप कैसे प्रेजेंटेशन देंगे उसकी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर है, मतलब यहाँ पे आपका ये किसके बराबर है, जेड के बराबर है। अब अगर एक्ससी बढ़ा या एक्सएल बढ़ा तो वैल्यूज में वेरिएशन कुछ इस तरह का आएगा, नॉन लीनियर वेरिएशन आएगा। ठीक है, नॉन लीनियर वेरिएशन आएगा किसके लिए, ये ग्राफ किसके लिए है फिर, इम्पीडेंस के लिए, जेड के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी है, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके बीच में, सभी रेजिस्टेंसेस के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, तो यहां तक हमने स्टडी किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को स्टडी किया। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ भाई।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो जी, अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट किया था आपके सामने वो इम्पीडेंस ट्रायंगल के लिए किया था। आज हम आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होती है किसी भी इंडक्टर में। ठीक है, किसी भी इंडक्टर में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है और उसको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में हम कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं। ये दो आर्टिकल हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिकल हैं। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इजी भी है भाई। ठीक है, आप बहुत इजीली इनको प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चा लोग। ठीक है, देखिए मेरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल मुझे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी कितनी स्टोर होती है इंडक्टर में, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। देखो बच्चा, आपको हमेशा ये बातें पता है कि एक जो आप सिंपल वायर लेते हैं वो कभी भी इंडक्टर की तरह काम नहीं करता, क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो हमेशा इस तरह की कॉइल की फॉर्म में होगा इंडक्टर, हमेशा इस तरह की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको बहुत जगह एयर कोल्ड सोलेनोइड मान के भी काम किया जाता है। ठीक है, एयर कोल्ड सोलेनोइड। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू रहती है किसी भी पॉइंट पे, वो रहती है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के बराबर, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास है जी इंडक्टर जिसको एल से प्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास है एक एक्सटर्नल वोल्टेज वी के इक्वल हम इसको लिखते हैं। देखो जी, आपको पता है कि ईएमएफ जो होती है ना इंडक्टर के केस में, आपको ये सारी बातें पता होगी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा, तो फाई इज इक्वल टू एल इनटू आई। ठीक है, फिर आपने ईएमएफ निकाली, ई इज इक्वल टू, एक्चुअल में उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। जो वैल्यू आपके पास बनती है ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। आप केवल मैग्नीट्यूड से डील करते हो तो आप लिख देते हो कि एल डी आई बाई डी टी, ये उसका क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का। ठीक है, अब देखो बेटा ईएमएफ जो है हमारी यहाँ पे वो वोल्टेज की जगह पे काम करती है, वोल्टेज की जगह पे। अब आपको पता है कि एनर्जी मुझे निकालनी है, तो मैं पावर का कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है ना, तो आप एक चीज देखिए कि पावर क्या होता है एक्चुअल में, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी। और एनर्जी यहाँ पे हीट के बराबर होती है, और हीट आपकी किसके बराबर होती है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होती है, टी डिवाइड में है तो ये बन आपका आई स्क्वायर इंटू आर। और पावर जो होता है आपने लिखा उसको आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि आप इसको ऐसे आई आर इंटू आई भी लिख सकते हैं। आई आर किसके बराबर है, बी के बराबर, बी इंटू आई। बी की जगह पे यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, ईएमएफ बी इंटू आई। और ई की जगह पे कौन है यहाँ पे, एल डी आई बाई डी टी, और इंटू क्या बन गया फिर आगे कौन बैठा है, आई। तो दिस इज इक्वल टू पावर। इक्वेशन नंबर मान लो इसको, मान लिया, सही है। अब पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि आप इंस्टेंटेनियस पावर अगर देखो तो डी डब्ल्यू बाई डी टी के बराबर होती है। सही है, इक्वेट कर लो वन एंड टू को, इक्वेट वन एंड टू, वन एंड टू को अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बन के आएगा बताओ भाई, आपके पास डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बिकम्स इक्वल टू एल आई डी आई बाय डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो आपका वर्क डन डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन एल बाहर ले लो, आई डी आई, आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाई टू, तो एल आई स्क्वायर बाई टू, दिस इज इक्वल टू वर्क डन, एल आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू, and this work done will appear as the energy stored in an inductor, कि इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, ये इसके बराबर है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर।
इसको मैग्नेटिक एनर्जी भी बोलते हैं भाई बहुत जगह, क्योंकि ये जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी की एयर कोल्ड सोलेनॉइड की। एनर्जी डेंसिटी भी निकालनी है मुझे, है ना। तो देखो कैसे मैं एनर्जी डेंसिटी निकालता हूँ, मतलब इसको मैं एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब कैसे एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में लेके आना है, चलो जी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसके ऊपर। देखो आप एक बात देखो कि यहाँ पे एनर्जी कितनी आई है, एनर्जी आई है ½ L I²। ऊपर जो सोलेनोइड दिख रहा है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A के बराबर। आप मुझे ये बताइए कि उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है और L की वैल्यू क्या होती है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है उसका, म्यू नोट नंबर ऑफ टर्न्स n² A और बाय L के इक्वल होता है। L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है ना। और आपको ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नोट इनटू स्मॉल n इनटू I, और स्मॉल n की वैल्यू आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है, n इनटू I। तो B, तो यहां से I की वैल्यू कितनी बनी, I की वैल्यू बनी B इंटू L अपॉन म्यू नोट इंटू N बनी। अब L की जो वैल्यू है ना बच्चा और I की जो वैल्यू है यहाँ रख दो, तो यहाँ रखते ही देखो क्या चेंजेस हमें हमारे सामने आए। तो E इज इक्वल टू क्या बना, E इज इक्वल टू बना हाफ, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है म्यू नोट n² A बाय L और इंटू I² यानी कि B² L² और म्यू नोट का स्क्वायर और n² है ना। सही बात है बिल्कुल, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, एक L से एक L गया, n² से एक n² गया, एक म्यू नोट से एक म्यू नोट गया। तो आपके पास बाकी क्या बचा बताइए, कि आपके पास बाकी बचा यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, यानी कि ½ B² एरिया इंटू लेंथ और डिवाइड बाय म्यू नोट। दिस इज इक्वल टू एनर्जी। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एनर्जी डेंसिटी चाहिए, एनर्जी डेंसिटी। अब ये कैसी एनर्जी डेंसिटी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय UB, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एनर्जी की वैल्यू क्या है, उसको एरिया अपॉन एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर दो, तो B² डिवाइड बाय 2 म्यू नोट, ये आ गया आपकी एनर्जी डेंसिटी। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दैट इज B² अपॉन 2 म्यू नोट। दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। प्लीज नोट इट डाउन बेटा, फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये टॉपिक मेरे ख्याल से 90% बच्चों के टिप्स पे है, 90% बच्चों के टिप्स पे है जहां तक मुझे पता है। तो मैं इसको फटाफट से ही रेज कर रहा हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको मोस्ट कॉमनली बच्चे इग्नोर करके चलते हैं, वो आर्टिकल मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, वो आर्टिकल है LC ऑसिलेशन। क्या होते हैं LC ऑसिलेशन, कैसे LC ऑसिलेशन सेट होते हैं, वो सारी की सारी बातें आज हमें करनी है यहाँ अपने लेक्चर। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले एक सर्किट बनाना पड़ेगा जी। ठीक है, और उस सर्किट के साथ कनेक्शन भी दिखाना पड़ेगा जी, मतलब यहाँ यहाँ। ठीक है, कनेक्शन उसे चार्ज वार्ज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो फिर देखिए इसके कनेक्शन बनाते हैं। देखो जी, LC ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन पता लग रहा है भी, LC मतलब इंडक्टर कैपेसिटर। LC ऑसिलेशन, इंडक्टर और कैपेसिटर में ऑसिलेशन सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगा रहा हूं मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ कंप्लीट, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उसकी, फिर आप पजल भी नहीं होगे। ये देखो ये बैटरी लगी है, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है। यहां मैंने लगानी है एक की, ये लो भाई एक की लगा देता हूं मैं। ठीक है जी, की लगा देता हूं ऐसे, ये मैंने लगा दी की K1, और यहां मैंने लगा दिया जी इंडक्टर
सॉरी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स होती है कैपेसिटर के अंदर, तो मैंने 2 पैरेलल प्लेट्स लगाई है जी। और इंडक्टर में मेरी एक कॉइल लगती है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा वो कॉइल, और यहाँ पे मैं की लगा देता हूँ और उस की का नाम रख देता हूँ K2। K2 ठीक है जी। देखो ये है मेरी की K2 और ये है मेरी की K1 और ये चार्जिंग करंट है जी। चार्जिंग करंट, ये चार्जिंग करंट है भाई आपके पास, ये प्लस और ये माइनस। और ये कैपेसिटर है जी C, ठीक है ना। और यहां लगा है जी मेरा इंडक्टर, इंडक्टर ये है जी आपका L2, ठीक है। अब देखो जी हमने क्या करना, हमारा जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का मैं सबसे पहले नाम लिखना चाहता हूं। आर्टिकल है जी LC ऑसिलेशंस, 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 ऑसिलेटरी मोशन है जी। यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन है तो एसएचएम की इक्वेशन भी आप लगा सकते हैं, और जो हम 100% श्योर है लास्ट में अप्लाई करेंगे करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, ठीक है। उस इक्वेशन से एक रिजल्ट भी बनाएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें ओमेगा या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं आप, तो उसकी भी बात करेंगे, जो लास्ट टाइम मैंने बात नहीं करी शायद एलसीआर सर्किट में। हाँ जी हमने बात नहीं करी एलसीआर सर्किट में कि हमारा रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा, हमने वो बात स्किप कर रखी है। उस बात पे थोड़ी सी चर्चा हम इस टॉपिक के हेल्प से करेंगे, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं। देखो हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, इस K1 को प्लग इन किया, K1 को, और इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया। तब तक हमने K2 को ओपन नहीं रखा। अब ये हो गया जी आपका फुल्ली चार्ज, ये देखिए ये आपका फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है। ये कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज है। अब जैसे ये फुल्ली चार्ज हुआ हमने K1 को क्या कर दिया, इसको हटा दिया, यानी कि इस बैटरी को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं फिर से ओपन कर देते हैं। अब क्लोज किसको करना है, K2 को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब K2 को जैसे हमने क्लोज किया, आपको पता है कि ये फुल्ली चार्ज है, ये डिस्चार्ज होगा थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। अब जब तक ये कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होता तब तक इसमें से क्या होता रहेगा, चार्ज का फ्लो होता रहेगा। आपको पता है चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि पीडी दोनों का सेम ना हो जाए, सही बात है कि नहीं, ठीक है जी। तो यानी कि जब ये चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें अपीयर होती जा रही है, मैग्नेटिक की फॉर्म में अपीयर होती जा रही है। यानी कि यहाँ पे हमारे डायग्राम्स यहाँ पे कैसा रहना चाहिए, इनिशियल कंडीशन मैं दिखाता हूँ आपको और उसके बाद फाइनल कंडीशंस मैं बनाता हूँ। देखिए कैसे कैसे मेरी कंडीशंस बनेगी, ठीक है जी। मैं ग्राफ ग्राफ बना रहा हूँ कुछ, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ग्राफ में ही हमें समझ में आ जाएगी पूरी पूरी कहानी, ठीक है। ये देखिए जी मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए हैं, मैं यहाँ इंडक्टर लगा के चलूंगा, ये लीजिए जी इंडक्टर लगा देता हूँ यहाँ पे, और उस साइड को मुझे वो लगाना है, सॉरी ये आपका कैपेसिटर था, ये इंडक्टर है भाई, डायग्राम बनाते बनाते है ना थोड़ा ध्यान डाइवर्ट होता है मेरा। ये देखो जी मैं पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, ये कैपेसिटर लगा देता हूँ यहाँ पे, पहले मैंने इसको इंडक्टर बोला था, ये कैपेसिटर है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सा सिंबल होता है ये, हाँ जी। ये देखिए ये देखो जी हमने क्या किया कि यहाँ लगा दिया जी इंडक्टर, चलो थोड़ा सा इसे यहाँ तक खींच देते हैं, यहाँ लगा दिया जी इंडक्टर, यहाँ लगा दिया जी हमने एक इंडक्टर, ठीक है।
तो ये हमारा इंडक्टर, ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा इंडक्टर, ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा इंडक्टर, ये हमारा कैपेसिटर। फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है? फर्स्ट सिचुएशन में हमने फुल्ली चार्ज किया किसको? आप बताओ, फुल्ली चार्ज हमने किसको किया? कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर के पास एनर्जी पूरी है, यानी कि कैपेसिटर है फुल्ली लोडेड है, ठीक है। और आपका जो इंडक्टर है उसके पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है एनर्जी, ठीक है ना। यानी कि ये आपका मैक्सिमम एनर्जी है इसके पास, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है यहाँ पे, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? 0 है। यानी कि अब ये फुल्ली चार्ज है। अब ये डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ऐसे 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 फील्ड लाइंस बनेंगी। यानी कि अब इसकी कुछ एनर्जी यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी, कुछ एनर्जी यहाँ पे अपीयर होगी। यानी कि दूसरे केस में इसके पास थोड़ी मैग्नेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और थोड़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ जाएगी, थोड़ी मैग्नेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और थोड़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे यूबी भी है और यूई भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज। ये देखो पूरी की पूरी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। मतलब इस सिचुएशन में कैपेसिटर गेट्स फुल्ली डिस्चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? केवल और केवल मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी फिर से हो जाएगी 0, यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी केवल और केवल मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब देखो बच्चा कि अब जब इसके पास ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा इंडक्टर, तो ये कैपेसिटर के थ्रू क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। अब कैपेसिटर के थ्रू आपको पता है यहाँ पे ईएमएफ जो होती है ना, वो माइनस ऑफ d∅dt, फ्लक्स में चेंज पहले किस डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में। अब यानी कि यहाँ पे जो करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन पहले से अपोजिट होगी। अब दूसरी सिचुएशन में जब ये चार्ज होगा तब ऊपर आ जाएगा माइनस, नीचे आ जाएगा क्या? प्लस। अब आप ये बात याद रखिए कि नीचे आ जाएगा क्या? प्लस, ऊपर आ जाएगा क्या बेटा? माइनस। इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एक्शन चलता ही रहेगा। यानी कि अगर मैं इस पूरे सर्किट में देखूं तो VL और VC दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि VC माइनस VL, बस दो ही तो रह गए हैं, एक कैपेसिटर लगा है और दूसरा कौन लगा है? इंडक्टर लगा है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है और दूसरा इंडक्टर लगा हुआ है, सही बात है कि नहीं है? एक कैपेसिटर है और दूसरा कौन है बेटा? इंडक्टर है ना। तो आप क्या कहेंगे कि VL माइनस VC दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब VC की वैल्यू क्या होती है? कैपेसिटर के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं? Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई C। तो आप यहाँ पे भी यही लिखिए, Q बाई C माइनस VL। VL की वैल्यू होती है L di बाई dt, दैट बिकम्स इक्वल टू 0। अब देखो आपने क्या कहा कि जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज होता है इसका, कैपेसिटर का, करंट थ्रू इंडक्टर इंक्रीजेस, करंट थ्रू इंडक्टर इंक्रीज। यानी कि I शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ dq बाय dt। I शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ dq बाय dt। I की ये वैल्यू ऊपर इसमें रखो, तो Q बाय C माइनस L d बाय dt। I की वैल्यू कितनी है? माइनस, तो ये हो गया प्लस dq बाय dt और दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि Q बाय C प्लस L d स्क्वायर Q बाय dt स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 0। दोनों साइड L से डिवाइड करते, L से डिवाइड करते, ठीक है। तो आपके पास बन गया भाई Q d स्क्वायर Q बाय dt स्क्वायर प्लस Q अपॉन L इंटू C दैट बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। d square Q by dt square plus Q by LC that becomes equal to 0। Say this is equation number 1। अब आपने क्या कहा? ऑसिलेशन सेट होते हैं कि बार बार यहाँ पार्टिकल्स अपने आप को अलाइन करते हैं और रीअलाइन करते हैं। अलाइन और रीअलाइन करने के कारण यहाँ ऑसिलेशन सेट हो जाते हैं।
और वो ऑसिलेशन एसएचएम की कंडीशन को फॉलो करता है। अगर वो फॉलो करते हैं तो दिस इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड कि डी स्क्वायर क्यू, यानी कि डी स्क्वायर क्यू की जगह होता है एक्स वर्ड यूज, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स दैट इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो 1 एंड 2, तो x की जगह पे कौन आ रहा है q, x की जगह पे कौन आ रहा है q, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कौन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ रहा है 1 अपॉन क्या LC, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट LC लिख देता हूं मैं यहाँ पे सीधी, तो यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC L4 इंडक्टर C4 कैपेसिटर। आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी f दैट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC। मेरे को चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो f किसके इक्वल हुआ बेटा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बच्चा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी LC ऑसिलेशन तक ही रखेंगे हम लोग, ठीक है बेटा, और मिलते हैं कल नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बच्चा, चलो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अच्छा, इसकी असाइनमेंट कल दूंगा बच्चों, तो इसकी असाइनमेंट जो होगी वो आपके पुराने पेपर से निकाल के दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर आप ट्राई करना। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चा, थैंक यू।